नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुपेश पाटीदार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्ण। वर्ण के बारे में सभी जानते हैं, सभी को पता होता है। जो भी बच्चे कक्षा नर्सरी से पहले से पढ़ाई चालू करते हैं वो वर्ण से ही अपनी पढ़ाई प्रारंभ होती है और कितनी भी बड़ी रचना होती हैं उसमें वर्णों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम जो सब्जेक्ट है अपना हिंदी में वर्ण, इसको पढ़ते हैं। जैसे वर्ण की सामान्य परिभाषा जो है, वर्ण वह ध्वनि संकेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं जिनके द्वारा किसी शब्द की रचना होती है, शब्द से फिर पद की रचना होती है। इस प्रकार से पूरा वाक्य निर्मित होता है। यानी अगर बात करें तो यह सबसे छोटी इकाई है और इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक भी है। तो आइए हम प्रारंभ करते बिना देरी के। वर्ण, हिंदी वर्णमाला सभी ने पढ़ी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 44 और इनको अगर अलग अलग किया जाए तो स्वर की संख्या होगी 11 और व्यंजन की संख्या होगी 33। यानी कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। वर्ण, अलग अलग वर्णों को एक माला में यानी एक क्रम में, एक सूत्र में पिरो देने से जो माला बनती है उसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें जो स्वर होते हैं वो 11 और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब इसमें भी स्वर अलग होते हैं, स्वरों का विभाजन अलग होता है, व्यंजन अलग होते हैं, व्यंजन का विभाजन अलग होता है। यानी सभी जो पुराने अपने मनीषी हैं, जो आचार्य माने गए हैं, सभी ने इसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताया है। परंतु मुख्य तौर पे जो अपने चलन में है उसी को हम देखते हैं और उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन यानी वेद। स्वरों का भेद किस प्रकार से होता है? मुखाकृति के आधार पर नंबर 1, नंबर 2 ओष्ठाकृति के आधार पर, नंबर 3 उच्चारण या मात्रा के आधार पर। मुखाकृति, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मुखाकृति के आधार पर यानी अपने मुख की जो आकृति है उसके आधार पर, यानी अपन जो अक्षर उच्चारित करते हैं उच्चारण में जैसे मुख की आकृति बनती है तो वो आते हैं मुखाकृति के आधार पर और ये होते हैं 6 प्रकार के। नंबर 2 जो ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठ यानी होठ होते हैं, अधर होते हैं, संस्कृत में ओष्ठ बोला जाता है। तो ओष्ठाकृति यानी अपने होठ के आधार पर किस प्रकार से अपन वर्ण यानी अक्षर उच्चारण करते हैं तो उसमें अपने होठ की आकृति कैसी होती है और कौन से वर्ण होते हैं जो इसमें उच्चारण किए जाते हैं। एक इसके 2 प्रकार होते हैं, वृत्ताकार यानी अपने जो होठ की आकृति है जिसमें गोलाकार आकार की होती है, वृत्ताकार होती है, वह हो वृत्ताकार। और नंबर 2 अवृत्ताकार यानी जो गोलाकार में नहीं होते हुए अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार से अपन इनका उच्चारण करते हैं। इसमें जो बनावट होती है होठों की वो गोलाकार नहीं होती है। उच्चारण यानी मात्रा के आधार पर। अब इसमें भी उच्चारण यानी मात्रा के आधार पर, यानी जिस वर्ण में उच्चारण मात्रा, जैसे एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पढ़ेंगे अपन नंबर 1 मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर नंबर 1 अग्र स्वर। अग्र स्वर सभी को पता चल रहा है, अग्र यानी आगे, जिह्वा के आगे वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर, जैसे अ, ई, बड़ा ई, ए। जैसे इनको उच्चारण करने में आप भी देख सकते हैं, अ यानी जो जिह्वा है अक्षरों को उच्चारण करने में, वर्ण को उच्चारण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो ध्वनि के साथ जिह्वा का होता है। जिस प्रकार से ध्वनि उच्चारित होती है तो उसमें जिह्वा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और जिह्वा के द्वारा ही वर्ण उच्चारित होते हैं। तो अग्र स्वर में जो जिह्वा आगे के भाग में आकर जो वर्ण उच्चारित करती हैं, जैसे अ, ई, ए,
और ए, यानी जिह्वा दंत के नीचे आकर टच होकर जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। पश्च स्वर आपको समझ में आ गया होगा, अग्र यानी आगे भाग से और पश्च यानी पीछे वाले भाग से। पश्च स्वर में यानी पीछे जिह्वा पीछे की साइड जाती है और ध्वनि उच्चारित होती है आ, उ, ओ और आ, यानी जिह्वा आगे नहीं आती है, पीछे रहती हुई ही ध्वनि उच्चारित करती है। नंबर 3 संवृत स्वर। संवृत यानी जो मुख है कम खुलता है, जैसे इसमें ई और ऊ, यानी बहुत ही कम मुख खुलता है और स्वरों का उच्चारण इसमें होता है, तो संवृत में ई और ऊ स्वर आते हैं। अब पढ़ेंगे, अगला है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध यानी थोड़ा संवृत में कम और अर्ध संवृत में थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। और विवृत स्वर, विवृत में ज़्यादा खुलता है, यानी आ, पूरी तरह से मुंह खुल जाता है, तो इसमें आता है आ। अर्ध विवृत स्वर जो होते हैं इनमें थोड़ा कम मुंह खुलता है, जैसे ए और आ। ठीक है, ये हो गए मुखाकृति के आधार पर। अब पढ़ेंगे अपन ओष्ठाकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दो भेद होते हैं। वृत्ताकार यानी मुख की जो आकृति है, ओष्ठ की जो आकृति, ओष्ठाकृति पहले बता दिया था मैंने, ओष्ठ यानी जो होठ की आकृति के आधार पर उच्चारण होते हैं। वृत्ताकार यानी जिस प्रकार से होठ की आकृति गोलाकार में होती है और जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जैसे स्वर की बात करेंगे तो ऊ, ओ और ओ बोलने से पता चलता है कि मुख की जो होठ की आकृति होती है वो गोल बनती जाती है। अर्धवृत्ताकार यानी इसमें अवृत्ताकार सॉरी, तो इसमें वृत्त का आकार न होते हुए अलग प्रकार से किसी भी प्रकार से आकृति बनते हुए उच्चारण किया जा सकता है, जैसे अ, आ, ई, ए। अब अगला पढ़ेंगे उच्चारण यानी मात्रा के आधार पर। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे अपन पढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत में संधि भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी मात्रा वाले जो स्वर हैं इनका नॉलेज होना या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अपन अलंकार पढ़ते हैं, अलंकारों में भी इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसमें उच्चारण यानी मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, यानी सामान्य शब्दों में या सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो छोटे स्वर होते हैं, छोटे स्वर मान सकते हैं इनको, जैसे अ, ई, उ। जैसे बोलते हैं अपन छोटा अ है ना, छोटा ई और छोटा उ, तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी नाम से ही पता, दीर्घ यानी बड़ा, तो इनको बड़े स्वर कहते हैं और इनमें दो मात्रा का समय लगता है। और ये स्वर में जो है दो मात्रा कैसे होती हैं, जैसे इसकी मात्रा होती है, एक ई की मात्रा होती है और ऊ की ये वाली होती है, एक एक मात्रा है इनकी, एक मात्रा का समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में दो, जैसे अ धन अ के योग से निर्मित होता है, यदि आ बनता है तो इसमें आ की जो मात्रा होती है वो होती है ये वाली, यानी ये दो के संयोग से निर्मित होती है, इसे दो मात्रा का समय लगा, इसलिए ये दीर्घ के अंतर्गत आती है। ई की बात करेंगे तो छोटा ई दो बार लिखेंगे, दोनों के संयोग से जो बनेगा वो बड़ा ई बनेगा और इसकी मात्रा होती है पीछे से। ऊ जो है ये छोटा ऊ दो बार लिखेंगे, इसके संयोग से जो बड़ा ऊ बनेगा और इसकी मात्रा होती है ये वाली। ए की बात करेंगे तो छोटा ए दो बार लिखेंगे, इसके संयोग से बड़ा ए बनेगा और इसकी मात्रा होती है ये। अधिकतर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि इस मात्रा को छोटा मान लेते हैं, परंतु ये जहां पे लिखा होता है ये बड़ा ए होता है। ओ की बात करेंगे तो ये अ प्लस ऊ के संयोग से बनता है, ओ बनता है, इसकी एक मात्रा होती है और यह दो बार ओ के संयोग से बनता है और इसकी
2 मात्रा होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर, यानी जिनको बड़े स्वर कहते हैं। ये आपको गुण संधि पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आपको लाभदायक है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे मैं अलग अलग से इसको डिफाइन कर दूं कि जो दीर्घ के अंतर्गत जो बड़े स्वर आते हैं, जैसे आ, ई, ऊ का तो सबको समझ में आ जाता है कि ये इनका उच्चारण या इनका जन्म किस प्रकार से हुआ है। यानी अ के योग से आ बना, ई के योग से बड़ा ई बना, ऊ के योग से बड़ा ऊ बना। परंतु ए और ओ का बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए अपन पढ़ेंगे ए बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ए का निर्माण जो हुआ है वो अ प्लस ई के योग से हुआ है, और इसका निर्माण ए प्लस ए के योग से, ओ का निर्माण अ प्लस ऊ के योग से, और ये ओ प्लस ओ के योग से बना है। यानी अपन जो गुण संधि पढ़ेंगे इसमें इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है संधि बताने में। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप संधि को आराम से, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि कर सकते हो, गुण संधि कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, यानी इसमें संधि को सोल्व करने में स्वरों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेष करके स्वर संधि के जो भी वेद होते हैं उनको हल करने में। ठीक है, आज के लिए केवल अपन ये स्वर पढ़ेंगे। अब जो बचे हैं व्यंजन, इनका कल वीडियो बनाएंगे, उसमें व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं और इनका जो भी समुदाय है किस संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संघर्षी होते हैं, कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये सभी अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।